Assalamu alaikum. Welcome back to Certificate of Cloud Security Knowledge course of Urdu IT Academy. This is lecture number 2 and we will be discussing about domain 1 जो कि है cloud computing concept and architecture. Objective of lecture 2 will be defining cloud computing, discussing essential characteristic of cloud computing, discussing service and deployment model of cloud. तो सबसे पहले हम देखते हैं cloud computing का definition. यहाँ पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग का दो डेफिनेशन रेफर करेंगे, पहला NIST का और दूसरा ISO का, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस ने जो ये फ्रेमवर्क तैयार किया है उसके लिए जो उसने रेफरेंसेस लिए हैं वो लिए हैं NIST और ISO से बेसिकली. तो अकॉर्डिंग टू NIST, cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. यहाँ पे कुछ important words हैं जो highlighted हैं: on demand network access, shared pool, rapidly net provisioned. ये सब characteristics हैं cloud के. इसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. पहले हम देख लेते हैं ISO का definition. ISO says paradigm for enabling network access to a scalable and elastic pool of shareable physical or virtual resource with self-provisioning and administration on demand. तो जो पिछले स्लाइड में हमने बात की थी ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस, शेयर्ड पूल्ड, रैपिडली प्रोविजन, वो आ जाता है यहाँ पे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड. ये 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हैं क्लाउड के, विच इज अकॉर्डिंग टू NIST. अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है, क्लाउड नहीं हो सकता है. पहला है रिसोर्स पूलिंग. रिसोर्स पूलिंग का मतलब है ए सेट ऑफ रिसोर्सेज रेडी टू बी यूज्ड एट एनी टाइम. रिसोर्स पूलिंग जनरली फोकस होता है कंप्यूट पे, नेटवर्क, स्टोरेजेस और कंटेनर पूल पे. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. यहाँ रिसोर्स ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस में यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसोर्स प्रोविजन करना या चेंज करना बिल्कुल आसान होता है. कोई टिकट रेज करने की जरूरत नहीं होती है जैसा पहले डेटा सेंटर होस्टिंग सर्विसेज में होता था. खुद जाइए और कर लीजिए. अगर आपको कैपेसिटी चेंज करनी है, आपके सर्वर की स्टोरेज का साइज चेंज करना है, वो सब आप ऑन द गो कर सकते हैं विदाउट रीचिंग आउट टू योर सर्विस प्रोवाइडर. यहाँ तक कि आप स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं, और वो भी इवन नो ह्यूमन इंटरवेंशन के. मतलब आपको हायर कैपेसिटी की ज़रूरत है, आपने एक सर्वर प्रोविज़न किया हुआ है और पीक टाइम में जब आपके सर्वर पर लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, आप चाहते हैं कि खुद ब खुद दो तीन सर्वर और ऐड हो जाएँ उस पूल में, ताकि आप पूरा नेटवर्क ट्रैफिक कैटर कर सकें. तो आप कुछ मैट्रिसेस सेट कर सकते हैं, जैसे आप CPU यूसेज, भाई CPU का यूसेज इतना हो तो ऑटोमेटिकली 2 सर्वर और ऐड कर दो उस पूल में. और अगर CPU का यूसेज कम हो जाए तो फ़ौरन स्केल डाउन कर दो. यानी अगर उसको स्केल अप करना है तो स्केल अप भी कर सकते हैं, और स्केल डाउन करना है तो वो भी कर सकते हैं. दैट इज़ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. आप मैट्रिसेस सेट कर दीजिए, ये इन्वायरमेंट खुद ब खुद उसको कर देगा. अगला है रैपिड इलास्टिसिटी. रैपिड इलास्टिसिटी से हम क्या समझते हैं? सॉरी, अगला है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. थर्ड इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस
क्लाउड कंप्यूटिंग आपके नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, यानी जो आप क्लाउड में जो आपका नेटवर्क है, जहाँ आपकी मशीन्स हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आपको किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप ओवर द इंटरनेट अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे रिसोर्सेज को ब्राउज़र के थ्रू कंसोल से मैनेज कर सकते हैं। इवन मोबाइल ऐप भी अवेलेबल हैं, उनके थ्रू भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी क्या है? ये सबसे पावरफुल फीचर है क्लाउड का। इसके ज़रिए आप रिसोर्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्केल अप कर सकते हैं। सॉरी, मतलब स्केल कर सकते हैं। जब हम स्केल की बात करते हैं तो स्केल अप, स्केल डाउन। अगर आप रिसोर्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं तो स्केल अप हो गया। अगर वो आप रिसोर्स की कैपेसिटी को कम कर रहे हैं तो स्केल डाउन हो गया। स्केल अप, आपने एक 4 जीबी का रैम यूज़ किया हुआ है और आपको रैम की कैपेसिटी बढ़ानी है, 8 जीबी रैम चाहिए आपको, तो आप ये कर सकते हैं और ये हो जाएगा स्केल अप। अगर आपके रैम की कैपेसिटी 12 है, जीबी है, आपका यूजेज नहीं है, आप कम करना चाहते हैं, 8 जीबी पे लाना चाहते हैं, आप उसको ला सकते हैं, ये स्केल डाउन हो जाएगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है मेजर्ड सर्विसेज। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लाउड पे एज यू गो के मॉडल पे होता है, मतलब जितना यूज़ करेंगे उतना ही चार्ज होगा। जितने घंटे आपने, जितने मिनट आपने यूज़ किया वो सर्विस, उतनी देर का ही चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं है कि मंथली कॉस्ट लग रहा है, आपने मंथली कोई कमिटमेंट कर रखा है। जैसा आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल या गैस के बिल में करते हैं ना, आपने जितना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया महीने में, उतना बिल आपको आ गया। आपने जितना गैस इस्तेमाल किया, द कुकिंग गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं, उतना बिल आपको आ गया। क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस ने इसको समझाने के लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया है, और वो टर्म है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। मेजर्ड सर्विसेज को समझाने के लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया है, और वो वर्ड है, वो टर्म है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। जैसे हम यूटिलिटी सर्विस यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये सब क्या है? यूटिलिटी है। जब हम इसका बिल पे करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वी आर पेइंग यूटिलिटीज बिल। तो क्लाउड सर्विस को भी यूटिलिटी कंप्यूटिंग कहा है, इसलिए कि आप जितना इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही चार्ज देना पड़ेगा। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अकॉर्डिंग टू NIST। ISO के हिसाब से किसी क्लाउड कंप्यूटिंग में 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं, होने चाहिए। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही हैं जो NIST कहता है। ये रिसोर्स पूलिंग, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रैपिड इलास्टिसिटी, मेजर सर्विसेज। ISO इज फाइन विथ दीज 5, बट वो एक और कैरेक्टरिस्टिक ऐड करता है, वो है मल्टी टेनेंसी का। मल्टी टेनेंसी क्या है? ए मोड ऑफ ऑपरेशन इन विच मल्टीपल इंडिविजुअल tenants are operating in a shared environment. What do you mean by tenants? किराएदार। तो हो सकता है कि पब्लिक क्लाउड में जब हम कोई सर्वर यूज़ कर, कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, EC2 मशीन या कोई VM वर्चुअल मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी न किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगा, जहाँ एक सर्वर पे कई VM होस्टेड होंगे। उनमें से कुछ VM हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ VM कोई और ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही होगी। तो एक ही सर्वर पे, एक ही फिजिकल सर्वर पर कई VMs हैं, और हर VM एक अलग यूज़र के थ्रू इस्तेमाल हो रहा है। यही है मल्टी टेनेंसी। जैसे फ्लैट के केस में क्या होता है, हम किसी बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग में होती है, उस बिल्डिंग में कई फ्लैट्स होते हैं। एक फ्लैट में मैं रहता हूँ, एक फ्लैट में आप रहते हैं, एक फ्लैट में कोई और रहता है, हम सब किराएदार। सो मल्टी टेनेंट, सो वो एक फ्लैट्स होता है ना, वो एक मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट होता है।
जबकि अगर मैं बात करूँ बैंगलोर की, इंडिपेंडेंट हाउस की, तो वहाँ पर कोई एक ही बंदा रहेगा, कि एक बंगले में एक ही बंदा होगा, राइट? एक ही फैमिली रह सकती है। जबकि अ, ये जो आपका फ्लैट वाला सिस्टम होता है, एक बिल्डिंग में कई फ्लैट्स हैं, तो वो हो जाता है मल्टी टेनेंसी। तो मल्टी टेनेंसी का मतलब यहाँ पे यही है। तो ये एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, what is the sixth characteristics of uh, defined by ISO? तो वहाँ पे ऑप्शन आपको सेट करना होगा मल्टी टेनेंसी का। अब बात होती है सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड। हम इस लेक्चर में दो मॉडल डिस्कस करेंगे, एक सर्विस मॉडल और एक डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो सर्विस मॉडल में जब हम बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सर्विस मॉडल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड: IS, PaaS एंड SaaS। ये तीन तरह की सर्विसेज होते हैं क्लाउड में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर से। अगर मैं बात करूँ सर्विस प्रोवाइडर की, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं? इसको CSP भी बोलते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अमेजॉन AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजर, गूगल क्लाउड, ओरेकल क्लाउड। तो ये ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एजर, और सॉरी ओरेकल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब क्या है? ये चारों क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो डिफरेंट तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं। कुछ सर्विसेज उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की कैटेगरी में आती हैं, उनकी कुछ सर्विसेज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की कैटेगरीज में आती हैं, और कुछ सर्विसेज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की कैटेगरी में आती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की कैटेगरी क्या है? जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, हमें एक मशीन चाहिए, हमें एक वर्चुअल मशीन चाहिए जिस पे हमें कोई एप्लीकेशन होस्ट करना है। मुझे वो मतलब उस मशीन का कॉन्फ़िगरेशन हम डिसाइड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम मशीन क्रिएट करते हैं। तो ये जो अमेज़न से हमने जो सर्विस ली है, एक मशीन की, एक सर्वर की, वो क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस की कैटेगरी में आता है। EBS, अमेज़न का EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जो हम हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं अपने लैपटॉप में या अपने सर्वर्स पे, उस तरह की कोई सर्विस लेनी हो तो हम अमेज़न का EBS इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज की सर्विस, अमेज़न का लैम्बडा है, जहाँ लैम्बडा के थ्रू हम ऑटोमेशन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके अलावा अमेज़न S3 है, जो कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। ये सारी सर्विसेज जो अमेज़न की हैं, वो हमारे हिसाब से, सॉरी, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है? आपके लिए प्लेटफॉर्म दे देता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के केस में क्या हुआ? इसके केस में आपने एक कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर माँगा, उसने एक कॉन्फ़िगरेशन की वर्चुअल मशीन या सर्वर बना के आपको दे दिया। अब उस सर्वर की ज़िम्मेदारी आपकी है। ऐसी ही ज़िम्मेदारी है जैसे आपका ऑन प्रेम में होता है। ऑन प्रेम में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट करना, उस पे कुछ इंस्टॉलेशन करना, उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने कि RDP का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, SSH का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। अब उस सर्वर पे आपको डेटाबेस इंस्टॉल करना है, उस सर्वर पे आपको कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। इफ़ यू वांटेड टू इंस्टॉल a database service on EC2 machine, so you have to, if I talk about any database service like Oracle or Microsoft SQL Server, so you need to get that license. You need to deploy that database सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ऑन दैट मशीन। आपको लाइसेंस लेके आना होगा, आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सारा काम आपका, सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। लेकिन उसके बरअक्स अगर मैं बात करूँ प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस की, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म होता है। आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है
पूरे मशीन्स की। मैं बात करूँ पूरे मशीन की ज़िम्मेदारी का मतलब यह आपको चाहिए डेटाबेस, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है और उसके साथ आपको अपने डेवलपमेंट की एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट है उसको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है और अमेज़न को बताना है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर चाहिए अमेज़न आरडीएस की शक्ल में। आप जाइए अपना डेटाबेस क्रिएट कीजिए, साइज़ वगैरह जो भी आप डिटरमाइन कीजिए, डेटाबेस क्रिएट कीजिए एंड यू आर रेडी टू गो। अब उसका उसका जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो एडब्ल्यूएस की ज़िम्मेदारी है। यानी जिस सर्वर पे आईएस के केस में क्या हो रहा था? आईएस के केस में आप सर्वर की ज़िम्मेदारी आपकी है, उसके पैचिंग की ज़िम्मेदारी आपकी है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर और डेटाबेस इंस्टॉल करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। यहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करने की है और डेटाबेस इस्तेमाल करने की है। तो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये हो जाता है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। इलास्टिक बिनस्टॉक भी एक सर्विस है एडब्ल्यूएस का। उसी तरीके से अमेज़न का डायनेमो डीबी भी है, ठीक है? तो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस की कैटेगरी में आते हैं और अगला जो मॉडल है, वो है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। अगला जो सर्विस मॉडल है, वो है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के केस में क्या है अ, यहाँ पे आप डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बात करूँ ऑफ़िस 365 की, अगर आप कुछ साल पहले चले जाइए, 10-15 साल पहले चले जाइए, तब हम माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज यूज़ इस्तेमाल किया करते थे। उस केस में क्या होता था, अगर हमें ईमेल सर्विस होस्ट करनी है, तो हमें अपने अपने एनवायरनमेंट में एक सर्वर इंस्टॉल करना होता था, उसपे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज इंस्टॉल किया, फिर डेटाबेस इंस्टॉल किया और फिर वहाँ पे उसको मैनेज करना, ये सारा काम हमारा हुआ करता था। अब आज के डेट में जो ऑर्गनाइज़ेशंस इस्तेमाल कर रही हैं ईमेल सर्विसेज़, उसके लिए उन्हें कुछ भी होस्ट नहीं करना पड़ रहा है। वो गए माइक्रोसॉफ्ट के पास, उन्होंने कहा जी मुझे ऑफ़िस 365 का लाइसेंस चाहिए। 100 यूज़र, 200 यूज़र, 1000 यूज़र, 10,000 यूज़र्स। उन्होंने एक कंसोल दे दिया, आप गए उस कंसोल में अपने यूज़र क्रिएट किए, अपने डोमेन पे अपना डोमेन ऐड किया, उस डोमेन पर यूज़र क्रिएट किए एंड यू आर गुड टू गो विथ योर ईमेल सर्विसेज़। वैसे ही जी सुइट, गूगल की जो सर्विस है, आप गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर, तो ये सारी सर्विसेज़ आप इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए आपने कोई अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डिप्लॉय किया है। आपने जस्ट कंसोल पे लॉगिन किया और ब्राउज़र के थ्रू कंसोल पे लॉगिन किया और आप अपना काम स्टार्ट करने लगे। सेम एज़ सेल्सफोर्स, अगर हम बात करेंगे सेल्सफोर्स की, सेल्सफोर्स भी एक एप्लीकेशन है। तो अगर हमें सेल्सफोर्स की सर्विस लेनी है, हमने उसका सब्सक्रिप्शन परचेज़ किया एंड वी आर गुड टू गो विथ दैट सर्विस। तो ये है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। मैं आपको दिखाता हूँ इससे पहले अ, ये देखिए, ये है अमेज़न का कंसोल। यहाँ पे आप देखेंगे EC2। अमेज़न में जब आप कोई वीएम क्रिएट करते हैं, जब आप कोई सर्वर क्रिएट करते हैं, जो कि आईएएस इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस की कैटेगरी में आता है, उसको कहते हैं EC2। EC2 का मतलब क्या होता है? इलास्टिक C2 कंप्यूट क्लाउड, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। देखिए इलास्टिक वर्ड का इस्तेमाल यहाँ भी हो रहा है, जो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी ना, रैपिड इलास्टिसिटी। सो वो इलास्टिक वर्ड का इस्तेमाल आपको खूब सुनने को मिलेगा जब आप क्लाउड इन्वायरमेंट में आएंगे तो वो सॉरी एडब्ल्यूएस ने अपना कुछ नोमेनक्लेचर ऐसा ही रखा है। तो यहाँ पे आप किसी सर्विस को सॉरी मशीन्स को आप EC2 के नाम से जानते हैं। आपको अगर आपको EC2 की सर्विस चाहिए, ये कंसोल है। सो यही है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आप कंसोल में गए, EC2 पे क्लिक किया आपने और फिर आपको एक नया EC2 क्रिएट करना है। लॉन्च एन इंस्टेंस, आप यहाँ से
कोई भी ये सब देखिए, ये AMI है जिसको मशीन इमेज बोलते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इमेज यहाँ पे है। आप उन इमेज में से कोई भी एक इमेज चूज़ कर सकते हैं। हम चूज़ करते हैं फ्री टायर, यानी कि इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे हमें कुछ भी। सपोज़ कीजिए अमेज़न का लाइनक्स मशीन है, ये हमने सिलेक्ट किया। ये देखिए T2 माइक्रो, फ्री टियर, ये फैमिलीज़ है इनके, जो ये फैमिलीज़ हैं आपके जो मशीन्स हैं उनकी। अब इन टी टू माइक्रो में VCP1 है, मेमोरी 1 GB, यानी 1 GB का रैम ही है इसमें अवेलेबल। तो ये देख लीजिए 0.5 GB रैम से लेकर आप कहाँ तक जा सकते हैं, 32, 16, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप कन्फिग्रेशन चूज़ कर सकते हैं। आप व्हाट नेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये 1 GB रैम वाले मशीन के साथ जाना है। नेक्स्ट गो विथ कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल। अब यहाँ पे आप VPC क्रिएट करेंगे। VPC वो एक तरीके का आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यानी आपका कोई भी रिसोर्स होगा वो इस VPC के अंदर लॉन्च होगा। वो एक तरीके से आपके लिए नेटवर्क बाउंड्री हो जाती है आपके क्लाउड इन्वायरमेंट की। सबमिट अगर आपको चूज़ करना है, आपने सबमिट चूज़ कर लिया। सब हम डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं फ़िलहाल, और फिर हम इसमें ऐड स्टोरेज। अगर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट का स्टोरेज 8 GB का है। अगर आपको कुछ और स्टोरेज चाहिए डेटा रखने के लिए, आप और भी स्टोरेज ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू वॉल्यूम पे गए, यहाँ पे आपने चूज़ किया किस कैपेसिटी का चाहिए आपको, और फिर आप नेक्स्ट। हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, हम इसी के साथ आगे जाएंगे डिफ़ॉल्ट के साथ। देन गो रिव्यू एंड लॉन्च। अब रिव्यू एंड लॉन्च में जब आप करेंगे लॉन्च, ये आपसे पूछेगा की पेयर। की पेयर के थ्रू हम एक्सेस करेंगे अपने सर्वर को, यानी SSH करेंगे। तो वहाँ पे हम इस की पेयर के थ्रू लॉगिन करेंगे। की पेयर का नाम कुछ भी रख लेते हैं, UIT कैट। हमने डाउनलोड कर लिया की पेयर। ये टेम फाइल हमें बाद में काम आएगी जब हमें अपना सर्वर एक्सेस करना होगा। अब हम आते हैं लॉन्च इंस्टेंस पे। देखिए योर इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग। अब आप लॉन्च लॉग देख सकते हैं, सक्सेसफुल है। और अगर आपको आके देखना है, देखिए ये देखिए ये मशीन EC2 डैशबोर्ड पे देखिए, ये मशीन आपकी इंस्टेंस 1। हाँ आ गया, ये देखिए थोड़ा टाइम लगता है प्रोविजन होने में। ये अभी इंस्टेंस स्टेट क्या है, पेंडिंग दिखा रहा है, यानी अभी नाउ इट इज रनिंग। तो अब ये रनिंग स्टेट में मतलब ये सर्वर रेडी हो गया। देखिए आपको एक सर्वर चाहिए था 1 GB रैम का, और आपने बिना किसी सर्विस प्रोवाइडर के इंटरेक्शन के आसानी से एक सर्वर क्रिएट कर लिया। इस सर्वर का आप कुछ भी टैग दे सकते हैं, UIT Academy। इस नाम का सर्वर है जिसकी इंस्टेंस IT ये है, रनिंग स्टेट में है, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो है, और इसको एक IP एड्रेस असाइन किया है। ये डायनामिक असाइनमेंट है, और इसका ये DNS है। अब आप इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं बाई दिस IP। इस IP के थ्रू, ये FD के थ्रू आप इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये पेम फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको ताकि SSH की आपको हासिल करनी होगी ताकि आप पुट्टी के थ्रू इसको लॉगिन कर सकें। तो ये है EC2। EC2 मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये आपको अमेजोन ने अपने इन्वायरमेंट में, होस्टेड इन्वायरमेंट में एक मशीन का इंस्टेंस दे दिया। अब इस पे जो करना है आप कीजिए। आपको डेटाबेस इंस्टॉल करना है, आपको वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, इट इज़ ऑल योर पेन। AWS की जिम्मेदारी खत्म। इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है कि इस पे इसका मतलब इन आउट ट्रैफिक कहाँ से होगा, किस सोर्सेस से ट्रैफिक अलाउड है, और किस
सोर्सेज से आप इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। ये सब कुछ आप आपकी ज़िम्मेदारी है। एडब्ल्यूएस की ज़िम्मेदारी ख़त्म। उसने आपको इंस्टेंस रेडी करके दे दिया। अब आपकी इसके आगे आपकी ज़िम्मेदारी। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। अब हम बात करेंगे अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अमेज़न आरडीएस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में एस3 है, एस3 भी है। एस3 देखिए एस3 बकेट ये आप स्टोरेज होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज जहाँ आप फाइल को ऑब्जेक्ट की शक्ल में अपलोड कर सकते हैं जैसा हम करते हैं गूगल ड्राइव या वन ड्राइव के केस में गूगल ड्राइव वन ड्राइव ये भी सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको ऑब्जेक्ट स्टोरेज की। अपना एक बकेट क्रिएट कर सकते हैं उस बकेट में आप कोई फाइल रख सकते हैं। यहाँ बकेट के नेम देंगे आप रीजन रीजन मतलब आपके डेटा सेंटर किस रीजन में है। ये यूएस ईस्ट इन नॉर्थ वर्जीनिया में है। इस बार ये चूज़ करने का आपके पास ऑप्शन है आपको आपको किस रीजन में चाहिए ताकि जब आपको डिसाइड करना होता है कि आप आपको डेटा कहाँ रखना है वेयर द डेटा विल बी रिसाइडिंग किसी भी कोई भी सर्विस आपको रन करनी है उस सर्विस का जो डेटा होगा वो कहाँ रिसाइड करेगा ये कंप्लायंस का इशू होता है। तो आप उस हिसाब से लोकेशन चूज़ कर सकते हैं और आपका जो डेटा होगा उस लोकेशन के अगर नॉर्थ जैसे नॉर्थ वर्जीनिया है नॉर्थ वर्जीनिया में जो एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर होगा वो डेटा वहीं होस्टेड होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट आता है किसकी बात करते हैं हम प्लेटफॉर्म एज सर्विस की तो अमेजोन का आरडीएस। देखिए आरडीएस अब मुझे डेटाबेस अगर इंस्टॉल करना है अपनी इस मशीन में जो हमारा मशीन था जो हमने अपने अभी क्रिएट किया उस पर अगर हमें कोई डेटाबेस इंस्टॉल करना है जैसे माई सीक्वल इंस्टॉल करना है तो मुझे माई सीक्वल का जो है वो रिपोजिटरी फेच करना होगा उसको इंस्टॉल करना होगा सारे कमांड्स यम के थ्रू क्रिएट करने पड़ेंगे और फिर हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आरडीएस तो आरडीएस के केस में सेम अगर मुझे माई सीक्वल यहाँ इंस्टॉल करना है तो मुझे सिर्फ जाना है आरडीएस में क्रिएट डेटाबेस करना है तो मुझे पूछेगा स्टैंडर्ड क्रिएट इजी क्रिएट मैं इजी क्रिएट पे जाता हूँ दिखाने के लिए ताकि आसानी से हम कर ले। यहाँ पे आप देखिए आपको इतने ऑप्शंस दे रखे हैं उसने ओरेकल माई सीक्वल हमें माई सीक्वल चाहिए सीक्वल के इंस्टांस कैसा चाहिए प्रोडक्शन का चाहिए डेवटेस का चाहिए फ्री टेयर का चाहिए नहीं हमें फ्री टेयर का चाहिए। ठीक है फ्री टेयर लिया यूजर मास्टर यूजर नेम क्या होगा डेटाबेस का नेम आइडेंटिफायर क्या होगा पासवर्ड हम ऑटो जनरेट कर लेते हैं और क्रिएट डेटाबेस कर लिया हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका। अब हम कोई अगर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं वी कैन ईजिली इंटीग्रेट दिस डेटाबेस ऑफ अस विद आवर एप्लीकेशन। अगर यही काम मुझे आईएएस के केस में करना होता फिर मुझे पूरा पहले मैं मशीन लूँगा मशीन रेडी करूँगा फिर उसके ऊपर माई सिक्वल का इंस्टॉलेशन करूँगा फिर मैं जाके डेटाबेस क्रिएट करूँगा वो सारा काम मेरा। अब यहाँ देखिए आप ये जो डेटाबेस है आपका इस डेटाबेस में आपका आपकी जिम्मेदारी सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करने की है। बैकएंड का इसका जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिम्मेदारी एडब्ल्यूएस की है। आईएस के केस में क्या हुआ था उसने आपको मशीन क्रिएट करके दे दिया था उसकी जिम्मेदारी खत्म। पैस के केस में क्या है उसकी जिम्मेदारी अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पैच करना उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारी एडब्ल्यूएस की। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ है इस डेटाबेस को इस्तेमाल करना इसमें जो भी आपको डेटा डालना है जो भी डाटा पुश करना है इसमें जो भी परमिशंस लगानी है वो सारा काम आपका। आप देखिए क्रिएटिंग डेटाबेस दिखा रहे हैं यहाँ। सो वंस इट इज क्रिएटेड आप स्टेटस आ जाएगा क्रिएटेड। तो ये है हमारा पैस सर्विस एडब्ल्यूएस में। इसके अलावा नेक्स्ट है वो है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सॉफ्टवेयर एज सर्विस में मैंने आपको
बताया ही कि जी स्वीट या सेल्स फोर्स या ऑफिस 365 ये जो हम यूज़ करते हैं वो सब वो सब के सब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आते हैं। अगर मुझे अ, लेना है, मैं बात करता हूँ ऑफिस 365। अगर मुझे ऑफिस 365 की कोई सर्विस लेनी है तो मैं ऑफिस 365 पे जाऊँगा, मैं बाई नाउ पे मैंने क्लिक किया, कौन सा चाहिए फॉर होम फॉर बिजनेस, में जो बिजनेस के लिए चाहिए कौन सा चाहिए, देखिए आप दिखा रहा है ऑप्शंस हैं। वन पर्सन, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक्स 125 रुपये पर मंथ। उसके क्या क्या फीचर्स होंगे वो सारे फीचर्स यहाँ दिया हुआ है। ये आप बस बाई करेंगे, आपका जो है टेनेंट क्रिएट होगा, आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कन्फर्मेशन डिटेल डालेंगे, फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया ऑफिस 365 में। नेक्स्ट गो विथ योर कंपनीज डोमेन, अपने कंपनी का डोमेन ऐड कीजिए और अपनी ईमेल आईडी बना दीजिए। लाइक आगे इफ योर कंपनी नेम इज XYZ, सो xyz.com डोमेन आप ऐड करेंगे ऑफिस 365 के कंसोल में, और फिर आप अपनी आईडी बना सकते हैं वट एवर योर नेम @xyz.com। तो ये है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये हो गया सर्विस मॉडल। अगला आता है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है? अकॉर्डिंग टू डिप्लॉयमेंट मॉडल there are four types of cloud: private, public, hybrid and community. Private cloud क्या है? The cloud infrastructure is operated solely for a single organization. It may be managed by the organization or by a third party and may be located on premises or off premises. प्राइवेट क्लाउड किसी कंपनी का खुद का क्लाउड होता है जिसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब उसका खुद का होता है और वो खुद मैनेज कर रहा होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा होता, मल्टी टेनेंसी का एनवायरनमेंट नहीं होता है। उसके बरक्स पब्लिक क्लाउड, अगर मैं बताऊँ पब्लिक क्लाउड की बात करूँ तो आपका AWS, Amazon, ये पब्लिक क्लाउड है। The cloud infrastructure is made available to the general public or a large industry group and is owned by an organization selling cloud service. ये जो organization है, यहाँ जो लिखा रहा है is owned by an organization selling cloud services. तो यहाँ पर organization कौन सी है? वो है Amazon या Microsoft या Oracle या Google. Oracle, Google, Microsoft, AWS, Azure, ये सब क्या है? Public cloud. Next है hybrid cloud. Any combination of two or more private, community or public cloud is called hybrid cloud. लेकिन hybrid cloud की अगर मैं बात करूं तो बहुत हद तक प्राइवेट सॉरी हाइब्रिड क्लाउड को जो सेंस में लिया जाता है वो लिया जाता है आज की डेट में। अगर हम हाइब्रिड क्लाउड की बात करें तो ये समझा जाता है कि आपका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ऑन प्रेम सर्वर, आपके ऑन प्रेम डेटा सेंटर में है, आपके ऑफिस में एक डेटा सेंटर है, उसमें कुछ आपकी सर्विसेज हैं, कुछ सर्वर्स आपके हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं और कुछ रिसोर्सेज आपने क्लाउड पे ले रखे हैं। और आप क्या करते हैं कि क्लाउड को और अपने ऑन प्रेम को जब कनेक्ट कर देते हैं, डिफरेंट मेथड्स आर देयर टू कनेक्ट योर ऑन प्रेम क्लाउड विद द पब्लिक क्लाउड। तो ये जो पूरा आपका एनवायरनमेंट हो जाता है क्लाउड, पब्लिक क्लाउड के साथ आपका प्राइवेट डेटा सेंटर जो कनेक्ट होता है वो हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी क्लाउड। द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सपोर्ट ए स्पेसिफिक कम्युनिटी दैट हैज शेयर्ड कंसर्न। एक खास तरह की कम्युनिटी की मैं बात करूं, आप कम्युनिटी कोई हेल्थ कम्युनिटी ले लीजिए या अम, इस तरह का सेम इंटरेस्ट ग्रुप की कोई कम्युनिटी ले लीजिए, जो एक ऐसा क्लाउड मॉडल जिसमें सिर्फ सेम इंटरेस्ट ग्रुप के लोग होंगे और सेम इंटरेस्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो होगा कम्युनिटी क्लाउड। जैसे पब्लिक क्लाउड की बात करता हूँ मैं, अमेजोन, AWS या एज्योर, ये कम्युनिटी क्लाउड नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर, कोई फाइनेंशियल बैंक भी हो सकता है, कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भी हो सकती है जो AWS को इस्तेमाल कर रही होगी।
तो यहाँ पर सेम इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है, इसके बरक्स कम्युनिटी क्लाउड में सेम इंटरेस्ट ग्रुप होता है. So this is all for lecture number 2. Uh, let's meet. See you in the next lecture called lecture 3. Thank you.